नमस्ते, सदा वत्सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, पहली खबर की बात करते हैं तो वो हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर आ रही है। दरअसल पठानकोट से सटी रणजीत सागर डैम झील में आज सुबह सेना का ध्रुव ALH Mark 4 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 2 पायलट सवार थे। इस हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से सुबह 8:30 बजे उड़ान भरी थी। सुरक्षा की दृष्टि से पठानकोट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर अपना रूटीन प्रैक्टिस कर रहा था और सुबह 10:50 पर ये झील के लेवल से काफी नजदीकी से उड़ान पर आ गया था और अचानक इसका संतुलन बिगड़ा और ये झील में डूब गया। पायलटों की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल AS भट्ट और कैप्टन जैन जोशी के रूप में हुई है। दोनों पायलटों के जूते और हेलमेट रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बरामद हो गए हैं। सैन्य अधिकारियों का मानना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले दोनों पायलट कूद गए होंगे और वो झील की बीच गहराई में चले गए हों। हालांकि टीम इसके लिए अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। यही नहीं, गोताखोर भी चालक दल को ढूंढ रहा है, यानी कि सर्च अभियान चलाया जा रहा है और अभी तक इन दोनों पायलटों का पता नहीं चल पाया। वहीं हेलीकॉप्टर के मलबे को झील से निकाल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि भारत का स्वदेशी रूप से बना ALH ध्रुव Mark 4 कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि ये काफी एडवांस हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसका ठीक कारण तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि अब तक ये पायलट जिंदा होंगे। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अगर हमारे दोनों पायलट दुर्घटना का शिकार हो गए हों, क्योंकि दोस्तों बहुत उम्मीद है हमें अपने पायलटों से भी और अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी से भी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत और चीन को लेकर आ रही है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध दूर करने की दिशा में लंबे समय के बाद एक पॉजिटिव संकेत मिले हैं। दोनों ही देश की सेनाएं गोगरा इलाके से पीछे हटने को राजी हो गई हैं। भारत चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत में दोनों ही पक्ष पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से पीछे हटने को तैयार हुए। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में इस पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर दोनों ही देशों के बीच गतिरोध बना हुआ था। हालांकि इस अकेले कदम से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच टकराव खत्म होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कुछ और पॉइंट्स पर भी तैनात की जस से तस बनी हुई है। दोस्तों, एक तो कब्जा करने के लिए खुद चाइना आगे आता है, उसके बाद टेबल पर बैठाता है। पता नहीं क्या माइंड गेम खेलता है चाइना, ये वही जाने, क्योंकि हमने उनके इलाकों में कब्जा नहीं किया, बाकायदा वो हमारे इलाकों में आए। तो ऐसे में और समझौते के लिए टेबल पर भी आता है। और वही मैंने आज आपको एक डिफेंस अपडेट में बताया कि किस तरीके से चाइना अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, उन्हें हथियार प्रोवाइड करा रहा है और वहाँ के युवाओं को भारतीय सेना की जासूसी करवा रहा है। प्लान कुछ चाइना का दूसरा ही है, कुछ और उसका माइंड चल रहा है। लेकिन खुफिया जो रिपोर्ट आई उसने ये बात साफ कर दी कि चाइना बड़ी हरकतों को अंजाम दे सकता है और ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, आए दिन आपने सुना होगा कि चाइना हिंद महासागर क्षेत्र में कभी भी आ जाता है, घुसपैठ करता है। हालांकि भारतीय नौसेना उसे भगा देती है, लेकिन चीन कई बार अत्याधुनिक चीजों का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से भारत उसे नहीं पकड़ पाता। लेकिन अब भारत ने भी उसे उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है और अब भारतीय नौसेना उसे चुनौती भी दे रहा है। आपको बता दें कि इंडियन नेवी अपने 4 डिस्ट्रॉयर युद्धपोतों को साउथ चाइना सी में भेजने के लिए तैयारी कर रही है। भारतीय नौसेना के ये युद्धपोत 2 महीनों तक साउथ चाइना सी और दक्षिण पूर्वी एशिया में बने रहेंगे। वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ भारतीय युद्धपोत युद्ध अभ्यास भी करेंगे। इन सभी देशों का चीनी ड्रैगन के साथ दक्षिणी चीनी सागर में विवाद चल रहा है। ये युद्धपोत ऐसे समय पर साउथ चाइना सी में जा रहे हैं जब ताइवान पर चीन के हमलों का खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए पूर्वी चाइना सी में उसके पड़ोसी देश भी परेशान है, फिर चाहे वियतनाम हो या फिर इंडोनेशिया। भारत जिन युद्धपोतों को भेज रहा है उनमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, एंटी सबमरीन पोत और गाइडेड मिसाइल पोत भी शामिल है। और इसी वजह से दक्षिणी चीनी सागर इस समय दुनिया में नौसेना गतिविधियों का एक सेंटर बन गया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके से गुजरा है। यही नहीं, अमेरिका के महाविनाशक युद्धपोत इस इलाके में अक्सर गुजरते रहते हैं और इसी समुद्र में चीन की नौसेना PLA भी नियमित अंतराल पर अभ्यास करती है। चीन का दावा है कि लगभग पूरा दक्षिण चीनी सागर उसका है और यही वजह है कि वो साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है। इसके अलावा उसने इन द्वीपों को किलों में बदल दिया है, जहां पर उसने भारी हथियार लड़ाकू विमान तैनात किए हुए हैं। भारत की इस नौसेना तैनातगी पर सिंगापुर के नौसेना अधिकारी ने बताया कि ये मलक्का स्ट्रेट के पूर्व में भारत का नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि त्रिपुरा से आ रही है। बता दें कि आतंकी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने घात लगाकर BSF के जवानों पर हमला बोल दिया, जिसमें कि 2 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। आपको बता दें कि यह घटना राज्य के धलाई जिले में उग्रवादियों के घात लगाकर हमला करने से हुई। शहीद हुए जवानों में BSF का एक उप निरीक्षक भी शामिल है। अभी घटना की विस्तृत जानकारी ली जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये जो उग्रवादी संगठन है ये पूरी तरह से बैंड है
इससे बैन लगा हुआ है, लेकिन ये फिर भी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे में अब बीएसएफ काफी अलर्ट हो गया और अब चुन चुन कर इन्हें मारा जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि यूएनएससी को लेकर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर दोनों देशों के बीच पड़ोसी वाले संबंध चाहता है तो उसे अपने नियंत्रण वाली जमीन का किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं करने का प्रामाणिक कदम उठाना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के साथ भारत शांतिपूर्ण और सामान्य संबंधों की इच्छा रखता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वातावरण पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त हो। पाकिस्तान शांति चाहता है या हिंसा, ये उस पर निर्भर करता है। पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं होने के लिए विश्वसनीय और सत्यापित करने योग्य कदम उठाने होंगे। अगली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब स्वदेशी रूप से तैयार किए जाने वाले एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदना चाहती है और इसके लिए उन्होंने RFI भी जारी की थी, जिसके तहत कुछ भारतीय कंपनियों ने इंडियन एयरफोर्स को अपना प्रपोजल भी जमा करा दिया है, जिसमें कि करीबन 10 काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम भारतीय वायुसेना को दिए जाने हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वायुसेना की RFI के अनुसार ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे उनमें हाई सेंसर्स, फेस्ड एरे रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिक और इंफ्रारेड सेंसर्स के अलावा हार्ड किल ऑप्शन भी होना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले BL ने इंडियन एयरफोर्स को DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम की भी पेशकश की है और इसके अलावा अन्य प्राइवेट कंपनियों ने भी अपने अपने सिस्टम्स की पेशकश की है। अब तय समय बताएगा कि इंडियन एयरफोर्स किसको चुनती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $82 मिलियन हार्पून एंटी शिप मिसाइल किट को और इससे जुड़े अन्य उपकरणों को भारत को देने की मंजूरी दे दी है और इसका मुख्य ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर होगा बोइंग और इसके अलावा इस बिक्री में कोई ऑफसेट एग्रीमेंट नहीं होगा। आपको बता दें कि हार्पून ब्लॉक 2 ऑल वेदर एंटी शिप मिसाइल है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है, जो कि एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल करती है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि HAL को लेकर आ रही है। दोस्तों, HAL अपने नासिक के मिग कॉम्प्लेक्स को तेजस MK1 और MK2 के लिए इस्तेमाल करेगा आने वाले समय में, ताकि तेजस जेट्स अधिक से अधिक संख्या में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा सके और धीरे धीरे यहाँ पर तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा। HAL अपने नासिक प्लांट की क्षमता हर साल 8 तेजस की कर रहा है और इस तरह से HAL के सभी संयंत्र मिलकर साल के 24 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को देंगे। ये नहीं दोस्तों, HAL एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बना रहा है 5.5 जनरेशन के AMCA प्रोग्राम के लिए और इसे कोयम्बटूर में बनाया जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि तेजस विमान को ही लेकर आ रही है। LSP यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 फाइटर जेट को रडार, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक से लैस किया जाएगा और ये काम अगले 6 महीनों में होगा और इसके ट्रायल्स के लिए 2 साल का वक्त लग सकता है। यही नहीं, इस दौरान इस फाइटर जेट को एक पूरे हथियार पैकेज के साथ भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टीम भी बना रखी है, जिसे कि डिप्टी चीफ देखता है और ये टीम HAL की डिलीवरी टाइमलाइन पर नजर रखेगी, जिसके तहत 83 तेजस MK1 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना को दिए जाने हैं। यानी तेजस MK1A पूरी कॉम्बैट क्षमता के साथ इसका पहला बैच फरवरी 2024 तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। कई दौर की चली चर्चाओं के बाद 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चीता के तहत 90 हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड करने का फैसला लिया जा रहा है और ये 90 हेरॉन ड्रोन भारत की तीनों सशस्त्र सेनाएं इस्तेमाल करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस डील को प्राइस नेगोशिएशन के बाद इस साल के अंत तक फाइनल किया जाएगा और इस अपग्रेडेशन प्रक्रिया के तहत इन हेरॉन ड्रोन्स को सैटेलाइट नेविगेशन, स्पेशलाइज्ड सेंसर्स, लॉन्गर सर्विलेंस, म्यूनिशन और ग्राउंड प्रिसीजन मिसाइल को कैरी करना और इसके साथ एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इनमें लगाई जाएगी। इसके अलावा DAC 30 MQ-9 भी ड्रोन्स के लिए अपना फैसला इस हफ्ते लेने वाली है, यानी कि इस सौदे को इस हफ्ते में मंजूर कर दिया जाएगा। सूत्रों का मानना है कि हेरॉन और MQ-9B दोनों की अलग अलग क्षमताएं और इस तरीके से ये दोनों ही योजनाएं यानी कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट किसी भी तरीके का ओवरलैप इनमें नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।